Hello everybody, this is Mohammad Zaid. You are welcome to my channel English with Zaid. In this page, we are going to learn present perfect tense. ठीक है, इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके आधार पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो एट फर्स्ट ट्राई टू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, या आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव में, वो बताएंगे कि आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप क्या बताओगे वहाँ पे? यू हैव टू टेल, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट सबसे पहला आप यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, या जो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में ऐसा क्या है कि आप उसको बोल रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में ये बताना है ऐसा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि जो पहचान है, वो ये है कि ऐसा ऐसा सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं टेंस बता रहा हूँ लेकिन मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, यानी कि आपको बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा, वाक्य को देखना पड़ेगा। वाक्य में अगर हैज़ आ जाए या हैव आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक वचन रहेगा सब्जेक्ट तब हैज़ आएगा, अगर बहुवचन रहेगा सब्जेक्ट तो हैव आएगा। ठीक है, और हर परफेक्ट में, चाहे जो परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है, जिसको बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सही में उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो आपको देखना ये है कि जो आपका वाक्य उसमें हैज़ लगा है कि नहीं लगा है, हैव है कि नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई एक है, फिर आपको देखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है कि नहीं आया है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत जान जाओगे जो वाक्य आपका दिया गया है उसका जो टेंस है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लेट्स नोटिस ऑन दीज गिवन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल इज प्रीति हैज़ नरिश्ड हर सन। इसका मतलब हुआ प्रीति अपने बच्चे को पाल चुकी है, या अपने बच्चे का पालन पोषण कर चुकी है। ठीक है ना, यानी कि नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीति सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आ गया। मैं बता चुका हूँ हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे। तो यहाँ पर वर्ब है नरिश। नरिश का मतलब होता है पालना पोसना। ठीक है, केयर करना जिसको बोलते हैं, उसमें ईडी लग गया, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, क्या हो गया कि हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरे में दे हैव प्लांटेड ए ट्री। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो हैव आ गया, यानी कि हैव क्यों आ गया, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल मतलब बहुवचन है, इसीलिए हैव लग गया, और प्लांट वर्ब में प्लांटेड लग गया है, मतलब ईडी लग गया। तो आप जान जाओगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, पहले आपको टेंस पहचानना है, फिर एक्टिव से पैसे बनाना बहुत आसान है। बहुत का मतलब बहुत आसान है। ठीक है ना, आपके बाएं हाथ तक खेल है, क्योंकि आपको 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, उस सेंटेंस का हर एक फार्मूला होगा। फार्मूले को सही समझ लेना है, और पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको रखना है, फिर आप बना ले जाओगे। ठीक है ना। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, और उसके आधार पे कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। मैं बता चुका हूँ पहले। कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें कोई नॉट वर्ड ना आए और कोई क्वेश्चन ना हो, कोई नॉट वर्ड ना आए, कोई क्वेश्चन ना हो, और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट ही होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और पता करना है, उसमें नॉट वर्ड ना आए, मतलब नहीं वर्ड ना आए, नहीं शब्द ना आए, और कोई क्वेश्चन ना हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। यानी कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये है एक्टिव से पैसिव बनाने का फार्मूला है। ठीक है, यानी कि इस फार्मूले के आधार पे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक, तो फार्मूले में पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट रखना। जैसा कि आप जानते हो पैसिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, उसके बाद हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे।
ठीक है ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हैज़ लगाएंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो आप ऑब्जेक्ट लेकर के आओगे अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बीन बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप लोग जानते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में लगता है। फिर बाई अपनी तरफ से ऐड करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। कब? जब आपका सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखेंगे, ये बता चुका हूँ मैं। एंड आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बार बार बता रहा हूँ, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कब रखना है? जब आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, ठीक है। प्रोनाउन पिछले पेज में मैंने बताया था कि जो है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है ना, बताया था। तो प्रोनाउन बहुत सारे हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है। अगर ये सब रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पे तो वो जब यहाँ पर आएगा बाई के बाद आएगा तो बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर रहेगा यानी कि सब्जेक्ट जब नाउन के रूप में रहेगा तो वो नहीं बदलेगा। ठीक है, द फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज ज़ैद हैज़ स्टार्ट अस देयर। ज़ैद हैज़ स्टार्ट, मैंने पढ़ाना, ज़ैद पढ़ा चुका, अस माने हमें, देयर मीन्स वहाँ। ठीक है, तो एक्टिव से इस एक्टिव को पैसिव में बनाने से पहले आपको देखना ये कि क्या ये जो आपका जो आप टेंस पढ़ रहे हो क्या ये वो टेंस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ज़ैद के बाद हैज़ लगा है। हैज़ क्यों लगा? क्योंकि ज़ैद एक वचन है। ठीक है, इसलिए हैज़ लग गया। फिर आप देख रहे हो टाट लगा है। टाट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। किस वर्ब का थर्ड फॉर्म है? टीच वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो टीच, टाट, टाट। तो यहाँ पर हो गया जो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानना है। हैज़ आ जाए या तो हैव आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पर हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो आपका ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इट्स क्लियर दैट इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो इस पेज में दिखाया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? इसको भी पता लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट ज़ैद सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इससे स्टार्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाए वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता। आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा क्या इसमें नॉट वर्ड आया है या कोई क्वेश्चन हुआ है। इसमें आप देखो कोई नॉट वर्ड नहीं आया है, कोई क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। ठीक है ना, तब ये आप जान लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और उसमें कोई नॉट वर्ड ना आए और कोई क्वेश्चन ना हो तो आप जान लोगे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। टेंस से पता लगा लिए और सेंटेंस भी पता लगा लिए। अब सेंटेंस के नीचे एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पर उसको रख देना है। ठीक, फार्मूले में पहले आता है मैंने पैसिव बनाया। यहाँ पे पैसिव में आप देखो, पैसिव में मैंने पैसिव में फार्मूला लगाएंगे तो पैसिव में पहले हमने वी लिखा है। तो फार्मूले में पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पता लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है अस। ठीक है, वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो? जिसमें जान हो। अस माने हमें, यानी कि हम ही लोग तो हो रहे हैं। हमें माने क्या? हम लोग। यानी कि ये क्या है? ये इशारा कर रहा है कि हम लोग जानदार की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन पता ये लगाना है कि अस कैसे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, अस कैसे ऑब्जेक्ट हो गया ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। वर्ब में क्या करते हैं? क्या और किसको से प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या से तो प्रश्न आएगा नहीं, किसको से आएगा। यानी कि ज़ैद पढ़ा चुका है। वर्ब जो पढ़ाना है, पढ़ाना टीच। ठीक है ना, उसका थर्ड फॉर्म है टाट। तो उसी में क्या करना है? किसको से प्रश्न करना है। ज़ैद पढ़ा चुका है किसको? यानी कि हमको। आसमान है हमें या हमको। ठीक है ना, तो अस क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से भी प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन से यहाँ से क्या से आएगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जब भी आपका जानदार ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा किसको से प्रश्न करने पे आएगा। किसको मतलब? होम से। ठीक है ना, तो अस क्या है? यहाँ पर जानदार ऑब्जेक्ट है तो किसको से प्रश्न करने पर ही आएगा। ठीक है ना, तो अस वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ये अस को हम यहाँ पर लाएंगे तो वो बदल जाएगा वे में, क्योंकि अस को हम पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इसका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अस वहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको उठा के ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि जब इसको उठा के लाएंगे तो ये बदल जाएगा वी में, क्योंकि वी जो है इसका सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हैज़ और हैव लगाना है। तो वी बहुवचन है तो हैव लगा देंगे दोनों में से। फिर सब ऑब्जेक्ट में क्या है? मतलब उसमें फार्मूले में क्या है? बीन है तो बीन लगा देंगे। फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप जानते ही हो वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको इतना पता भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो उसमें पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म खोजना ही नहीं है, उसी फॉर्म को उठा के रख दो। तो इसमें है टाट,
है ना, क्योंकि टीच टाट टाट चलता फॉर्म टीच टाट टाट, तो इसमें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगा ही होता है। और आपके फार्मूले में क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपको पहले से मिल गया, उसी थर्ड फॉर्म को उठा के रख दो। यानी बीन के बाद क्या लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टाट है, तो टाट को रख देंगे, उसका बाई लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, अभी एक चीज़ बची हुई है, वो क्या है, देयर, तो देयर लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, ठीक है ना। बाई को तब लगाएंगे जो आपको पता हो जाएगा कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही जोड़ना, तभी बाई लगाएंगे, नहीं तो उसके पहले जितना कुछ बचा होगा उसको रख देंगे पहले। तो सब्जेक्ट को पता लगाते हैं नाउन है कि प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है जैद, जैद कोई नाम है, नाम हमेशा नाउन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाउन को नहीं बदलते हैं, नाउन को ऐसे रख देते हैं, तो बाई जैद, ठीक है ना। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न नेगेटिव सेंटेंस, ओके। इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की स्टडी करेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस के आधार पे एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट ट्राई टू नो द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोगों के सामने, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझना है। तो नेगेटिव का मतलब नॉट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाए, चाहे जैसे नॉट आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नकारात्मक जिसको बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब आप देख रहे हो उसके नीचे फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला मतलब सूत्र। तो क्या करना है, जो आपका पिछला फार्मूला था उसी में नॉट को इंसर्ट कर देना है, यानी कि नॉट लगा देना है। तो नॉट लगेगा कहाँ, वो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक आएगी। और जो बीन होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में नॉट को रख देना है, और कुछ भी नहीं करना, वैसे सेम पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। फिर ही मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहो तो फार्मूला देख सकते हो। फार्मूला है ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो हैज़ लगाएंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तब नॉट लगाएंगे, फिर बीन अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, फिर आप जानते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जितने भी परफेक्ट होते हैं सब में पहले से ही थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर सब्जेक्ट नाउन है तो ऐसे रख देंगे, अगर सब्जेक्ट आप जो यहाँ पर लाना चाहते हो बाई के बाद जो लगाना चाहते हो, अगर वो प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये फार्मूला था, मैंने अभी फार्मूले का डिस्क्रिप्शन दिया है। अब बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस की तरफ। पहला एक्टिव वॉइस है, इट हैज़ नॉट गिवन यू ए पेन। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट लग गया है, नॉट नहीं बताया कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इट मतलब कोई चीज़ है, कोई निर्जीव चीज़ है, ठीक है, उसने नहीं दिया, यू माने आपको, ए पेन माने एक पेन, आपको एक पेन नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई निर्जीव चीज़ रहेगी वो आपको पेन पेन कैसे देगी या पेन नहीं देगी, ये असंभव चीज़ है, ठीक है। मान लेते हैं आपके सामने मैं बोलूँ कि ये आपके पास कोई बुक है तो निर्जीव है, तो आपको पेन दे रही है, तो ये असंभव है, वो कहाँ आपको पेन दे सकती है। तो इट सिर्फ यहाँ नहीं लगता निर्जीव चीज़ के लिए, ठीक है। इट एक जगह और लगता है जब आपको जेंडर ना पता हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई कोई बेबी पैदा हुआ और उसका जेंडर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, इट लगेगा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इट का प्रयोग, इट मैंने जो यहाँ पर लगाया है ये समझ के लगाया है कि कोई बेबी है, ठीक है ना, उसका जेंडर नहीं पता। मान लेते कोई बेबी, किसी बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो उसका जेंडर ना पता हो कि वो फीमेल है कि वो मेल है कि वो शी है कि ही, आपको ना पता हो, तो उस कंडीशन में ये जानते हुए कि वो जानदार है, कोई बेबी जानदार ही तो रहेगा, ये जानते हुए कि वो जानदार है, लेकिन उसका प्रोनाउन आप इट ही लगाओगे। जब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो लड़की है कोई, मतलब ये फीमेल है, तब शी लगाओगे प्रोनाउन। अगर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये जो है कोई मेल है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर ही लगाओगे। लेकिन अगर आपको उस बेबी का जेंडर ना पता हो कि वो मेल है कि फीमेल है, अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पर इट लगाओगे। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, यहाँ पर जो इट लिखा हूँ ये किसी जानदार चीज़ के लिए है, लेकिन जेंडर नहीं पता है। तो कोई जानदार चीज़ है जिसका जेंडर नहीं पता है, उसने नहीं दिया, इट हैज़ नॉट गिवन, उसने नहीं दिया, यू माने आपको, ए पेन माने एक पेन। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये पता लगाते हैं क्या ये जो हम टेंस से पढ़ रहे हैं वो टेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पर हैज़ आया है और वर्ब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन लगा है, तो आपका ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ आ गया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो बेबी है जो जिसका जेंडर नहीं पता है, मैंने उसको एक वचन माना है, ठीक है ना, तो इट के बाद हैज़ ही आता है ज़्यादातर,
ठीक है, हैव नहीं आएगा, ठीक है, इट को एक वचन माना गया है इसलिए हैज़ आया, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर समझते हैं निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो इसको चेक कर लेते हैं। नाउ दिस इट इज टाइम टू चेक द सेंटेंस। सेंटेंस इसमें नॉट आ गया तो निगेटिव हो गया, नॉट आया तो निगेटिव हो गया, ठीक है। अब पैसिव बनाते हैं। पैसिव यहाँ पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड इट इनटू पैसिव। तो पैसिव बनाते हैं तो फार्मूले पे देखते हैं। फार्मूले में पहले क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, तो ऑब्जेक्ट पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक यू है एक पेन है। तो मैंने बताया था जो जिसमें जानदार जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले रखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये दो जो ऑब्जेक्ट जो मैं ये कह रहा हूँ कि यू एंड ए पेन ऑब्जेक्ट है, कैसे है। तो आपके पास गिव क्रिया है, ठीक है, गिवन यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं बता चुका हूँ जब भी ऑब्जेक्ट पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, नॉट को हटा देते हैं उसको, और जो क्रिया होती है उसका पहला फॉर्म पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देते हैं अपने मन में ही, लिखा कुछ और हो चलेगा लेकिन मन में अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अफर्मेटिव का मतलब नॉट आउट कट जाएगा, सिर्फ कब, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, इसको सरल बना देते हैं, ठीक है, जो कठिन होता है सेंटेंस। तो गिव क्रिया है, इसमें फोकस करेंगे, पहले किसको से प्रश्न करेंगे, तो इट जब अफर्मेटिव में बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए तो नॉट आउट हट जाएगा मन में, तो इसने दिया या ये देता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम इसको सरल पहले बनाएंगे, ठीक है। तो ये देता है या इसने दिया किसको, माने आपको, तो किसको प्रश्न करने पे यू आया ना, ऑब्जेक्ट यू आया। तो मैंने बताया जब भी किसको से हम प्रश्न करेंगे तो हमेशा जानदार ऑब्जेक्ट आएगा। उस जानदार ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यू माने आपको या तुमको, ये जानदार ऑब्जेक्ट है। ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, वो आएगा हार्ड से प्रश्न करने पर, यानी कि इसने दिया या ये देता है क्या, ए पेन, एक पेन। तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं। और मैंने बताया जब क्या से प्रश्न करते हैं तो जानदार ऑब्जेक्ट नहीं आता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें कोई जान ना हो, तो ए पेन में कोई जान नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, आपके पास चॉइस, आप कौन सा चूज़ करना चाहोगे, दोनों में से किसी एक को आप चूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकल रूल ये है कि अगर आप यू से बनाओगे, यू मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो जानदार है, अगर उससे बनाओगे तो इट इज़ द बेस्ट, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। यू यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आगे कुछ बदलेगा ना, ये यही रहेगा, यू ही रहेगा। फिर अब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, फिर हैज़ और हैव लगाना है। तो यू को मानते हैं बहुवचन, ठीक है, यू को बहुवचन मानते हैं तो हैव लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे। फार्मूले के हिसाब से चलना है, वी हैव टू गो ऑर्डरली, ठीक है, वी हैव टू गो विद सीक्वेंस के साथ चलना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ होता है, उसी को उठा के रख दीजिए। तो गिवन, यहाँ पर गिवन हो गया थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट को आप देखेंगे नाउन है कि नहीं है, नाउन नहीं है, इट को प्रोनाउन मानते हैं। मैं ये प्रीवियस पेज में बता चुका हूँ, यानी कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, वी है, आई है, ये सब प्रोनाउन होते हैं। जब प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, ठीक है ना। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इट का सब्जेक्ट भी इट ही होता है। जैसे यू का नहीं होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का सब्जेक्ट यू होता है, ऐसे इट का भी दोनों सेम होता है। तो बाई इट लगा देंगे, ठीक। In this page, we will learn interrogative sentence. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन हो जाए, यानी कि प्रश्न किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है ना। इफ़ देर इज एनी क्वेश्चन इन एनी सेंटेंस दैट मस्ट बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सीख गए। उसके बाद फार्मूला नीचे लिखा हुआ, उसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को उठा करके पैसिव वॉइस में रखेंगे, यानी वो फार्मूले समझ लेते हैं, फिर जो एक्टिव वॉइस हमको दिया जाएगा उसको समझ करके फार्मूले पर रखेंगे, हमारी पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो फार्मूले जैसा कि मैं देता आया हूँ, फार्मूले में क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको मैं एक नई चीज़ बता दूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। वो इंट्रोगेटिव चाहे जो सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ये रूल है।
इतना तो आप समझ गए होंगे फार्मूले में इंट्रोगेटिव चाहे जो होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की रहेगी वो पहले आएगी। चूँकि हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होती है, तो वो पहले आएगी। ठीक है ना, तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जैसा टेंस रहेगा उसी के हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है, तो हैज़ और हैव हमारी पहले है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, थोड़ा यहाँ पर एक्सपेंस करता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली पहले हैज़ है और हैव है। ठीक है ना, अब ये कन्फ्यूज़न हो गया दोनों में से क्या लगेगा, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट पता लगा लो। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो पहले हैज़ लगा दो, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले हैव लगा दो। बहुत आसान है। फिर ऑब्जेक्ट तो लगाओगे ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको पहले पहचान लेना है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और है दोनों में से कोई एक लगा देना है। फिर ऑब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे, जो ऑब्जेक्ट आप पहचानेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपके पास रहेगा उसको लगाएंगे, फिर बीन लगा देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते हो, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज वाई हैव यू पनिश्ड हिम। पहले इसका मतलब समझते हैं। वाई हैव यू पनिश्ड हिम, क्यों आपने उसको, हिम माने उसको, पनिश माने सज़ा देना, क्यों आपने उसको सज़ा दी। या ऐसे कह सकते हो आपने सज़ा उसको क्यों दी। या आप ऐसे भी कह सकते हो आप उनको सज़ा क्यों दे चुके हैं। कई तरह से आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक थोड़ा जो कुछ भी मैंने बताया, जो भी टॉपिक है मैंने बनाया, उसमें इंट्रोगेटिव में कभी भी मैंने WH वर्ड नहीं लगाया था। यानी कि WH वर्ड का मतलब ये हुआ ऐसा शब्द जो WH से शुरू होता है। यानी कि यहाँ पर जो वाई है, वाई माने क्यों, ये WH वर्ड है क्योंकि ये WH से शुरू है। ठीक है ना, इसको ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन वाला वर्ड होता है। ठीक है ना, इसको भी इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। एक वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे हैज़ और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब इससे शुरू होता है। ठीक है ना, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। एक और होता है जो WH वाले शब्द से शुरू होता है, जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वाट हो गया। ठीक है ना, इससे शुरू होता है। लेकिन कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें WH नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी WH वर्ड कहा जाता है। जैसे हाउ है, हाउ में कहाँ WH वर्ड है, सिर्फ एच है, W नहीं है। ठीक है ना, तो इसको भी क्या कहा जाता है, WH वर्ड कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका इंट्रोगेटिव थोड़ा अलग है, इंट्रोगेटिव ही है, थोड़ा अलग है। तो पहले हम लोग ऑर्डर से चलते हैं, ऑर्डरली चलते हैं, ऑर्डरली फॉलो करते हैं, एक ऑर्डर से चलते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो पहला ऑर्डर क्या, हमको ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है कि नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हैव आया है और पनिश क्रिया में ईडी लग गया है। तो हैव और क्रिया में, हैज़ या हैव क्रिया में ईडी थर्ड फॉर्म, तो हमारा वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। फिर ऑर्डर के हिसाब से, फिर एक ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, मतलब सीक्वेंस वे में चलते हैं, इसे नहीं चलते 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज चलते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पता लगाते हैं इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका, इंट्रोगेटिव का मतलब यही हुआ किसी भी तरह से प्रश्न हो जाए इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये नहीं देखना कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, आपको ये नहीं देखना कि WH वर्ड से शुरू हुआ है, ये सब नहीं देखना है आपको। अभी सिर्फ ये देखना कि प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें प्रश्न हो रहा है, वाई मतलब क्यों आप लोगों ने उसे पनिश किया था। जो माने आप लोग भी होता है। ठीक है, वाई माने क्यों होता है, आप लोग उन्हें क्यों पनिश किए थे, आप लोग उन्हें क्यों सजा दिए थे। ठीक है, तो वाई मतलब क्यों से क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब क्या करते हैं, अब पैसिव ऑलरेडी मैं बना ही चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन इसको आप मत देखिए, आप खुद बनाना सीखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। ठीक है ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट हम पता लगाते हैं तो जो सेंटेंस होता है उसको सरल बना लेते हैं अपने मन में। तो यानी कि जो इंट्रोगेटिव है इसको अपने मन में बनाएंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा और कोई नई शब्द नहीं आएगा और एकदम साधारण रहेगा, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसको कहेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मन में बना लेंगे, किस लिए, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए। तो वो क्यों जो वाई है वो गायब हो जाएगा। ठीक है ना, बचेगा, इस तरह से बचेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि आपने उसे सज़ा दी थी, ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं, आपका अफर्मेटिव बनेगा। हम ये ऐसा क्यों बना रहे हैं अपने मन में, ताकि हमको आसानी से ऑब्जेक्ट पता लग जाए। ठीक है ना, आपने सज़ा उसको क्यों दी थी,
तो आप मुझे बताइए, ये सेंटेंस हो गया, आप बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट इसमें पता लगेगा हिम आएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट पता लगाने का दो तरीका है। पहली बात व्हाट है, व्हाट माने क्यों, सॉरी व्हाट माने क्या, और होम माने किसको। तो आप देख रहे हो हिम क्या है यहाँ पर, जानदार है कि बेजानदार, यानी कि ये इसमें जान है कि नहीं जान है। अगर इसमें जान है तो सिर्फ और सिर्फ ये होम से प्रश्न करने पे आएगा। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। होम माने किसको, यानी कि आप सज़ा दे चुके हो किसको, हिम माने उसको। तो उसको कोई जानदार ही तो आदमी होगा, है ना, कोई जानदार पर्सन है। हिम माने उसको, कोई मेल है। हिम जो होता है वो मेल के लिए आता है, हर जो होता है वो फीमेल के लिए आता है, ठीक है ना। ये कोई जानदार है लेकिन उसको पता, लेकिन नाम नहीं दिया गया यहाँ पर किसको, लेकिन इतना पता चल रहा है उसको। यानी कि आप सज़ा दे चुके हो किसको, क्रिया में प्रश्न करना है किसको, आप सज़ा दे चुके हो किसको, किसको, हिम माने उसको। तो हिम ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। व्हाट से प्रश्न करेंगे तो व्हाट से नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट से प्रश्न करने पर क्या आता है, क्या आता है, नॉन लिविंग, यानी कि जिसमें जान ना हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता लगा कर देख ही लेते हैं। आप सजा दे चुके हो क्या, सजा दे चुके हो कुछ चुके हो क्या, क्या से प्रश्न करने पर हिम नहीं आएगा, क्या उसको नहीं, तो किसको से प्रश्न करने पे हिम आएगा। तो हिम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको नई चीज़ बता दूँ, ये जो इंट्रोगेटिव है इसमें एक शब्द बढ़ गया है, वो शब्द क्या है, वाई। तो अब मैं आपको एक नया फार्मूला बताता हूँ, नई टेक्निक बताता हूँ। जब भी इंट्रोगेटिव में, यानी कि जब भी आप पैसिव बनाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कोई भी WH वर्ड आ जाए, जैसे वाई आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए, चाहे जो WH वर्ड आ जाए, तो बिना सोचे समझे पैसिव में उसको उठा कर रख देते हैं, ठीक। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी WH वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उसको पहले उठा कर रख देते हैं। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे पैसिव में मैंने क्या उठा कर रख दिया, वाई उठा कर रख दिया, ठीक है ना। अब आपका ऊपर फार्मूला लिखा गया है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपने फार्मूले में वाई क्यों नहीं लिखा, यानी कि जो आपने लिखा हैज़ और है फार्मूले में, उसके पहले वाई क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वाई में अगर यहाँ पर लिखता तो ये फार्मूला अच्छा ना माना जाता। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर WH वर्ड आता है किसी भी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम WH वर्ड को बिना सोचे समझे रख देते हैं। फिर आप आ जाओगे मेन फार्मूला पे, जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ वो मेन फार्मूला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही फार्मूला लगेगा, लेकिन किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब में नहीं, ठीक है। तो वाई के बाद फार्मूले में आता है हैज़ और हैव। अब ये दोनों में से क्या लगाओगे, तो एक काम करो, आप मन में ऑब्जेक्ट पता लगा लो। ऑब्जेक्ट हम पता लगा चुके, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो वहाँ पर आप देख रहे थे क्या था, हिम। हिम का मतलब क्या, वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हिम यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। इतना पता चल गया। तो अब हमको वाई के बाद क्या करना, फार्मूले में जो है पहले हैज़ और हैव है, वाई हम पहले लगा दिए बिना सोचे समझे, फिर हैज़ और हैव लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमको मिल गया ही, ठीक है ना। हिम वहाँ पर है लेकिन यहाँ पर आएगा ही हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, तो ही एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो हो गया वाई हैज़ ही। अब क्या होगा, बीन बचा हुआ तो बीन को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको पता परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ होता, तो उसी को उठा करके रख देंगे, सोचेंगे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब कुछ अगर बचा हुआ है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रख देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन को वैसे रख देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, यू नाउन नहीं है, यू है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले। तो बाय यू लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। यानी कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका सिंबल क्या होता है, निशान क्या होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। In this page, we are going to learn interrogative negative sentence. आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन और नेगेटिव सेंटेंस की भी डेफिनेशन पता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो जाए, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉट आ जाए। तो इस सेंटेंस में आप ये देखेंगे कि इसमें नॉट भी लगा होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा, यानी क्वेश्चन भी उसमें होगा, ठीक है।
यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है ना। ये थी डेफिनेशन। अब फार्मूला इसमें आप देख ही रहे हो। फार्मूले में कुछ करना नहीं है, सिर्फ नॉट को बढ़ा देना है, बस वही पुराना वाला फार्मूला रहेगा। फार्मूला है हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है। नॉट क्यों लगाना, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही। फिर बीन बढ़ा देना अपनी तरफ से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट को रख देना है। सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन को रख देंगे, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको रखेंगे। इसके फिर जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे होता है, सब कुछ था उसमें, ठीक है ना। आप वहाँ से ले सकते हो या सीख सकते हो वहाँ से। एक्टिव वॉइस इज हैव द गर्ल्स नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या लड़कियों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट ट्राई टू नो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, एक सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है। तो हमको पता ये लगाना है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसमें आप देख रहे हो हैव आ गया है, ठीक है ना, और कंप्लीट वर्ब में ईडी फॉर्म लग गया है, यानी कंप्लीट वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है, ठीक है। तो हैज़ और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। टेंस क्लियर हो गया। फिर ये जो पेज है, इस पेज में जो ऊपर लिखा है यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पता लगाते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन होने का क्या तरीका है, दो तरीका है क्वेश्चन होने का। नंबर वन, इसमें आप देख रहे हो अंत में लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन का सिंबल लगा, इसका मतलब क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं पता लगाना चाहते हो तो आप इसका मतलब निकाल सकते हो और आपको पता लग जाएगा, ठीक है, यू विल नो, ठीक है ना। तो हैव द गर्ल्स नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, इसका मतलब हुआ क्या लड़कियों ने अपना काम नहीं पूरा किया। तो क्या से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। हैव पहले आ गया तो क्या का माने देगा, क्या से क्वेश्चन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, सिंपल बाय। तो इसमें आप देखना निगेटिव है कि नहीं है, तो बीच में नॉट लगा तो निगेटिव भी हो गया, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आप इसको समझ गए हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब द टर्न इज़ टू मेक पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने की बारी है। तो फार्मूले में क्या है, हैज़ और हैव है। तो एक्चुअली क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट पहले पता लगा लेते हैं। मैं बता चुका हूँ कई बार, जब भी ऑब्जेक्ट पता लगाने की बारी आएगी, ऑब्जेक्ट पता लगाएंगे तो जो भी आपका वाक्य होगा उसको सरल भाषा में कर लेंगे, यानी कि उसको अफर्मेटिव में बना लेंगे। कहाँ, मन में, किस लिए, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए। तो इसमें क्या और नॉट गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या लड़कियों ने अपना काम नहीं पूरा किया, तो इसमें क्या और नॉट दोनों गायब हो जाएगा। अपने मन में इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए, जैसे लिखा वैसे इसको रखेंगे, उसमें 3-5 नहीं करेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा लड़कियों ने पूरा किया, ये आएगा अफर्मेटिव में, ठीक है, यानी सरल वे में यही आएगा। लड़कियों ने पूरा किया, पूरा किया, पूरा किया। क्रिया में प्रश्न करना होता, क्रिया है पूरा करना, ठीक है। कंप्लीट इसमें वर्ब है, ठीक है। किससे प्रश्न करना होता, दो चीज़ से। किससे, पहला किससे प्रश्न करेंगे हम लोग, व्हाट से प्रश्न करेंगे। फिर दूसरा किससे करेंगे हम लोग, होम से प्रश्न करेंगे, ठीक है। व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमको कौन सा मिलेगा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि जान उसमें नहीं रहेगी। और जब होम से प्रश्न करेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट, यानी कि लिविंग, यानी कि उसमें जान रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको दोनों का मतलब बता दूँ। व्हाट का मतलब क्या होता है, होम का मतलब कई होता है, किसको, किससे, किसे, किसका, कई माने होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो देयर वर्क, उनका काम। तो यहाँ पर काम जो है क्या है, ये जानदार है कि बेजानदार है, इसमें जान है नहीं जान है। तो जब इसमें जान नहीं है तो किससे प्रश्न करने पर आएगा, ऐसा किस चीज़ से हम प्रश्न करें कि ये देयर वर्क आ जाए, उनका काम। क्या से प्रश्न करना पड़ेगा, क्या मतलब व्हाट से प्रश्न करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें जान नहीं है। तो प्रश्न कर ही लेते हैं। गर्ल्स कंप्लीटेड, यानी कि इसको सरल भाषा में लिखेंगे, सरल वे में लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे एकदम मन में, ठीक है। तो गर्ल्स कंप्लीटेड, गर्ल्स ने, लड़कियों ने पूरा किया, पूरा किया। कई बार पढ़ लेंगे छोटे बच्चों के तरीके से ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे भी बनना पड़ता है कुछ चीज़ों में। तो गर्ल्स ने पूरा किया, पूरा किया क्या,
क्या से मतलब अपना काम, देयर वर्क मतलब अपना काम, ठीक है ना। तो देयर वर्क इज़ एन ऑब्जेक्ट है यार, तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस में फिर इसको रखेंगे। अब एक्चुअली क्या हो गया, हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, देयर वर्क का ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। देयर वर्क का मतलब क्या हुआ, अपना काम, ठीक है, अपना काम ऑब्जेक्ट मिल गया। अब चलते हैं फार्मूले में। फार्मूले में पहले क्या आता है, हैज़ एंड हैव, ठीक है ना। अब दोनों में से कन्फ्यूजन है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो एक काम करते हैं, देयर वर्क। देयर वर्क का मतलब अपना काम, ठीक है ना। अब आप देख लो देयर वर्क एक वचन है कि बहुवचन है, हैज़ लगाऊं कि हैव लगाऊं, देयर इज़ कन्फ्यूजन इन यू, कन्फ्यूजन है आप में, बहुत आसान है। एक्चुअली आप देख रहे हो यहाँ पर देयर आया है, ठीक है ना। अपना काम, तो लड़कियाँ कितनी हैं पहले ये बताओ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपना काम कर रही हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा होंगे। अरे भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा, तो अपना एक एक काम करेंगे तो वहाँ पर काम तो ज़्यादा ही तो होगा, कोई एक काम तो कर नहीं रही हैं। ज़्यादा लड़कियां तो ज़्यादा काम होगा, तो काम कितना हो गया, एक काम है कि बहुत सारा काम है, बहुत सारे काम की बात हो रही है, ठीक है। तो जब बहुत सारे काम की बात हो रही है तो आप जान जाओगे यहाँ पर हैव लगेगा, क्योंकि बहुत सारा का मतलब हुआ जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वही तो प्लूरल होती है। जब कोई चीज़ एक होती है वही सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो काम है वो काम सारी लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो काम ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो हो गया ये बहुवचन, तो हो जाएगा ये बहुवचन के लिए हैव लगता है। हैव हो गया दोनों में से, फिर ऑब्जेक्ट आपने पता लगाया ही है अभी, ऑब्जेक्ट हो गया देयर वर्क। फिर नॉट लगाएंगे, फार्मूले में देखेंगे, नॉट लगाएंगे, फार्मूले में बीन आता है, बीन लगाएंगे, फार्मूले में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लगा ही होता है परफेक्ट में, तो कंप्लीटेड को रख देंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन पता लगाना नाउन है कि प्रोनाउन है, लेकिन गर्ल्स नाउन है, क्योंकि गर्ल्स लड़कियाँ, ये नाम है, ठीक है ना, ये नाउन है, तो नाउन को वैसे रख देंगे, ठीक है, उसमें 3-5 नहीं करेंगे। ये थी आपकी पैसिव, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। जब आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, आई है, वी है, ये सब अगर आपके सब्जेक्ट आएंगे तो आप जान जाओ ये आपका प्रोनाउन है। तब बाई के बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका कोई नाम रहेगा, कोई भी नाम, चाहे जो नाम हो, किसी पेन का नाम हो या आपका नाम या किसी गांव का नाम हो, कोई भी नाम रहेगा तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि नाम जो होता है वो नाउन होता है, नाउन नहीं बदलता है। अगर आप चाहते हो कि जो प्रोनाउन है, 7 प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ही शी इट दे यू आई वी, 7 प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। आप अगर इसको चाहते हो कि इसका ऑब्जेक्ट का रूप क्या होगा, तो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पिछली वीडियो के एंड में, आखिर में मैंने सब कुछ बताया, वहाँ पर पूरा लिखा है, ठीक है ना, सब कुछ मैंने रिटन दिया, वहाँ पर आप जा कर के वहाँ पर सीख सकते हो कि किस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा। ओके।